शुरू करते हैं सामान्य परिचय भारत के भूगोल के बारे में। भारत का पहला नाम तो अपने क्या पढ़ते हैं? भारत पढ़ते हैं। भारत नाम कैसे पढ़ा? आपने कोई बात सुनी है भारत नाम के बारे में? क्या बात सुनी है आपने? कोई सुना होगा कि एक भरत नाम का राजा था। ये कौन सा भरत था? क्या मत है इस भरत के बारे में? भरत कई भरत हुए। एक तो भगवान राम का भाई भरत था क्या भरत कोई? ठीक है। एक अपने वैदिक काल जानते हो आप? लगभग ऐसे मान के चलिए कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व के आसपास का जो टाइम था, इसे वैदिक काल बोलते हैं अपने। इस वैदिक काल के अंदर एक राजा हुआ था, उसका नाम भी क्या था? भरत था। एक आपने जैन धर्म के बारे में सुना है? जैन धर्म शुरू किसने किया था? ऋषभदेव ने। ऋषभदेव के सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम क्या था? भरत। ये इतनी मान्यताएं अपने को मिलती है। इसमें से अपने जो लोग कहते हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो ये मानते हैं कि भारत नाम वैदिक काल के अंदर एक राजा हुआ था भरत, उसके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। जैन धर्म के लोग कहते हैं कि जैन धर्म के जो आदि पुरुष है, शुरू करने वाले हैं ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी, इनका एक बेटा हुआ था भरत। इस भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अपने जब राजस्थान अपने वो कल्चर करते हैं तो उसमें अपने एक ग्रंथ भी पढ़ते हैं साहित्य के अंदर, भरतेश्वर बाहुबली घोर। उसमें भरत और भरत का एक भाई होता है बाहुबली, उसके युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अलग अलग बातें हैं, जो भी तर्क है, अपने जो सबसे मान्य तर्क है वो हम ये तर्क मानते हैं कि वैदिक काल के अंदर एक भरत नाम का राजा हुआ था, उसी के नाम पर इस भूखंड का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो एक बात तो हम ये नोट करते हैं सबसे पहले, और ये जानकारी हमें मिलती कहां से है? तो भारतीय प्राचीन ग्रंथ है वायु पुराण, उस वायु पुराण से हमें ये जानकारी मिलती है। तो जो बात हमें इसमें नोट करनी है वो बात हम नोट करते हैं। लिखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, प्राचीन भारतीय ग्रंथ वायु पुराण। प्राचीन भारतीय ग्रंथ वायु पुराण में भरत राजा के नाम का उल्लेख मिलता है। भरत नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। इसी भरत के नाम पर, इसी भरत के नाम पर इस भूखंड का नाम, इस भूखंड का नाम भारत पड़ा। ये तो नाम हो गई, अपने नाम हो गया भारत। भारत नाम कैसे पड़ा? 3 अपने तर्क देख लिए, उन तर्कों के बारे में पूछा नहीं जाता, ज्यादा यही पूछा जाता है कि एक भरत नाम का राजा था, कौन सा था, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। जो भी था इनमें से 3 हमने बात किए, उसके नाम पे भारत नाम अपने पड़ गया। आर्य लोग आए थे, कहते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, और आर्यों ने कहां शासन किया था भारत में? तो कहते हैं कि आर्यों ने भारत के अंदर वर्तमान जो भारत है कुछ इस प्रकार का है। तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में आर्यों ने शासन किया था, और आर्यों के शासन करने के कारण भारत का एक नाम क्या मिलता है? आर्यवर्त। आर्यवर्त भी नाम मिलता है। आर्यों के शासन करने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ।
क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ, महान व्यक्ति आर्य होता है। तो लिखेंगे दूसरी लाइन में हम नोट कर देते हैं, आर्यों का निवास क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? आर्यवर्त। आर्यवर्त इसका नाम पड़ा। जैसे अपने रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो उसमें आर्य श्रेष्ठ शब्द का बार बार प्रयोग होता है। मां सीता भी भगवान राम को आर्य श्रेष्ठ कह करके बुलाते। आर्यों के अंदर जो श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ इंसान की संतान है। फिर अपने जो पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें भारत के जो पुराने ग्रंथ है उसमें 7 द्वीपों के नाम मिलते हैं। जैसे वर्तमान में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है विश्व में। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7। तो अपने जो पुराने ग्रंथ है उनमें भी 7 द्वीपों के नाम मिलते। हालांकि वो जो 7 द्वीप है, जो वर्तमान में 7 महाद्वीप है, वो है या नहीं है इसके बारे में कोई पूर्ण एक मत मिलता नहीं है अपने को। लेकिन फिर भी उस समय भारत जो स्थान था, आर्यवर्त था, जिसे आज भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, वो कौन से द्वीप पर था? तो जम्बू द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है? जम्बू द्वीप। आपने ऐसा सुना होगा, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते, भारतवर्षे अयोध्या नाम की एक नगरी है, इस प्रकार की कोई चीज सुनी है आपने? तो उसमें सबसे पहले कौन सा नाम आ रहा है? जम्बू द्वीप। भारत कौन से द्वीप पर स्थित था? जम्बू द्वीप पर। तो एक बात हम ये भी नोट करेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित बताया गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस समय जिस द्वीप का नाम जम्बू लिया जा रहा था वो आज का एशिया था। और एशिया के अंदर इस प्रकार से मान लो कि ये एशिया है, और इस एशिया के इस भाग के अंदर वर्तमान में क्या है? इस प्रकार से दक्षिण वाले भाग में भारत है। तो ये बात भी सही है कि प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग पर स्थित बताया गया था। तो पूछा जा सकता है कि भारत कौन से द्वीप का भाग है? जम्बू द्वीप का भाग है। ऐसे ही एक तर्क और पढ़ लेते हैं अपने। जैसे एक शब्द हम पढ़ते हैं इंडिया। इंडिया, इंडिया शब्द कहां से आया? इंडिया। तो इंडिया शब्द के बारे में ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर पुराने समय के अंदर खूब आक्रमण हुए, जिसमें ग्रीक लोगों के भी, जो यूरोप के आसपास के जो क्षेत्र है वहां से भी भारत के अंदर क्या आक्रमण हुए। तो जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोग जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। ग्रीक जो लोग थे वो सिंधु नदी को कौन सी नदी बोलते थे? इंडस नदी। तथा इंडस के आसपास का क्षेत्र, इंडस के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? इंडिया कहलाया। तो हमसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिया नाम भारत को किन लोगों की देन है? ग्रीक लोगों की देन है। और एक नाम हम क्या पढ़ते हैं? क्या नाम पढ़ते हैं हम लोग? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी नाम रहा है भारत का, आज भी हिंदुस्तान नाम है।
हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? इराक, ईरान का नाम सुना है आप लोगों ने? इराक, ईरान को पुराने समय के अंदर बोलते थे फारस, या इसे कहा जाता था पर्सिया। जो पारसी लोग थे, ये पारसी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, से को क्या बोलते थे? है बोलते थे। इसलिए उन्होंने इस सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को सिंधुस्तान के स्थान पर से की जगह है बोलने के कारण क्या है, हिंदुस्तान इसका नाम पड़ गया। तो हम एक बात और लिख देंगे कि हिंदुस्तान नाम पारसियों के सिंधु नदी हेतु हिंदू शब्द प्रयोग करने के कारण पड़ा। यानी कि सिंधु नदी को हिंदू कहा और हिंदू के आसपास वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान इन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो बाद में इस संपूर्ण भूभाग का नाम ही क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। तो ये बात हो गई भारत के नामकरण के बारे में कि भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ है, भारत के नाम क्या क्या मिलते हैं। तो राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। आर्य लोग यहाँ पे निवास करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। प्राचीन ग्रंथों में 7 द्वीपों का उल्लेख मिलता है, उसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के दक्षिण वाले भाग में अपने भारत की स्थिति बताई गई है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ग्रीक लोग सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे और उस इंडस के आसपास के क्षेत्र को ग्रीक लोगों ने इंडिया कह दिया। जो पारसी लोग थे, ईरान इराक के आसपास के लोग थे, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से अपने भारत के ये जो नाम है ये सामने आते हैं। भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, ये नाम अपने सामने आते हैं। तो ये नाम वाली बात तो समझ में आ गई होगी, ये तो एक कहानी सी है। अब असली कहानी है वो अब शुरू होने वाली है कि ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कहां पर है, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। ये नोट कर लिया होगा सभी ने? चंद्रपाल, उस लेक्चर स्टैंड के अंदर वो ग्लोब पड़ा है, वो लेके आओ। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना तुरंत, अपने वापस चर्चा कर लेंगे उस पर। ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर स्थिति। देखो इस ग्लोब को अपने देखें तो ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। पृथ्वी किसके जैसी है? पृथ्वी किसी के जैसी नहीं है, पृथ्वी का अलग ही रूप है। पृथ्वी एक जियोड है, ठीक है। और पृथ्वी का अगर कोई सही प्रतिरूप है तो वो क्या है? ग्लोब है। कोई कहते फुटबॉल जैसी है, कोई कहते नारियल जैसी है, कोई ध्रुवों पे चपटी है, वो सबकी फालतू बातें। पृथ्वी है, पृथ्वी जैसा कोई नहीं है, पृथ्वी का अपना अलग रूप है। पृथ्वी का रूप है जियोड, भू-आब। पृथ्वी पृथ्वी जैसी है, पृथ्वी जैसी और कोई आकृति नहीं है। अब देखो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर आप देख रहे हो कि एक बिंदु यहां है, ये उत्तर है,
एक बिंदु यहां पर है, ये दक्षिण है। जो उत्तर है इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण है इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। जैसे इसको हम यहां पर बनाएं, तो ये कौन सा ध्रुव हो गया? उत्तरी ध्रुव। और ये यहां पे कौन सा ध्रुव हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ये है दक्षिणी ध्रुव। अब इस ग्लोब है, या मान लो ये पृथ्वी का जो आकार है, इसे दो भागों में बांटा जाता है समान रूप से। इसके बीच में एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमि के मध्य खींचे जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे इंग्लिश में बोल देते हैं इक्वेटर लाइन। पृथ्वी को ये लगभग दो समान भागों के अंदर बांट देती है। इस 0 डिग्री रेखा से जो ऊपर वाला भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और इसके दक्षिण वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो विभाजन है या निर्धारण है, वो कौन सी रेखा करती है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। तो एक आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बना लीजिए आप। गणित किया आप लोगों ने? गणित जब आप लोगों ने किया तो आपने त्रिभुज भी पढ़ा होगा, वर्त भी पढ़ा होगा। जैसे ये कोई रेखा है, इस रेखा के ऊपर एक ऐसा लंब डाल दिया जाए तो यहां कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहां भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और अगर इसी रेखा पर हम एक ऐसे लंब और डाल दें तो यहां भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का। यानी कि ये जो स्थिति है, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इसी 90 डिग्री के कोण के आधार पर पृथ्वी को अक्षांशों के अंदर बांटा गया है, अंशों के अंदर बांटा गया है। अंशों के अंदर क्यों बांटा गया है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कारण है। जैसे मान लो दो मित्र हैं, कोचिंग के अंदर है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं फोन पे कि तू कहाँ है? वो कहता है कि मैं कोचिंग के अंदर हूँ। दूसरा कहता है तू कहाँ है? कि मैं भी कोचिंग के अंदर हूँ। दोनों कोचिंग के अंदर है, लेकिन कोचिंग बड़ी है, एक दूसरे को मिल ही नहीं रहे। कहाँ है कोचिंग के अंदर? एक इधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा है। इधर वाला इधर आता है, तब इधर वाला उधर चला जाता है, मिलते ही नहीं है। फिर वो कहता है कि तू कोचिंग में कौन से स्थान पे खड़ा है? तो वो कहता है कि मैं कोचिंग में पीछे वाले हिस्से में खड़ा हूं। तो हो सकता है वो मिल जाए, क्योंकि अब एक दिशा का क्या हो गया, पता चल गया कि कोई व्यक्ति वो कहाँ पे खड़ा है। अब दक्षिण वाला भाग है, मान लो ये दक्षिण वाला भाग है, ये कोचिंग है, ये उत्तर है, ये दक्षिण वाला भाग है। दक्षिण वाले भाग में तो इतना बड़ा दक्षिण वाला भाग है, कहाँ कहाँ ढूंढे? ये भी मुश्किल है थोड़ा काम। अगर वो प्रॉपर बता दे कि मैं इस कोने पे खड़ा हूं या इस जगह खड़ा हूं, प्रॉपर रूप से जगह बता दे, तो उस स्थान को ढूंढना क्या है, उस स्थान पर जाना आसान है। पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसके ऊपर इतना बड़ा क्षेत्र है। इन स्थानों का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अक्षांश क्या होता है? पढ़ा है कभी अक्षांश के बारे में आप लोगों ने? क्या होता है अक्षांश? ग्लोब पर खींची गई रेखा अक्षांश कहलाती है। आड़ी रेखा अक्षांश कहलाती है। ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी,
एक ये बना दी, सारी अक्षांश है। तो क्या है अक्षांश? ग्लोब के ऊपर समान दूरी के ऊपर, समान दूरी लेकर के जब रेखाओं का निर्धारण किया जाता है इस प्रकार से, 1 डिग्री के ऊपर है, 2 डिग्री के ऊपर है, 5 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची जा रही है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है, अगर ऐसी कोई रेखा है तो उन रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश बोले जाते हैं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। निर्धारण कैसे किया जाता है? निर्धारण कोण से किया जाता है। कोण कैसे? जैसे आपको डी का पता है, अपने डी रखते हैं 10वीं के अंदर हमने प्रयोग किया है डी का। जैसे डी होती है तो डी को मान लो हम यहाँ पे लगाते हैं, तो इस डी के अंदर मान लो डी हमने यहाँ पे रखी इस प्रकार से, तो हमें पता चला कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार कितने तक पहुंचे? अपने 90 तक पहुंचे। इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भी क्या है? कोणों का निर्धारण है वो किया गया है। तो हम एक तो बात लिखते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश क्या काम आते हैं, और भारत की स्थिति में भी अक्षांश का क्या रोल है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ लेना। जैसे सबसे पहले अपने लिखते हैं अक्षांश। ग्लोब पर खींची जाने वाली वह आड़ी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो समान दूरी के अंतराल पे हो, समान दूरी के अंतराल पर हो, कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। आड़ी बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं क्षैतिज। क्षैतिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इस प्रकार से जैसे ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से जैसे ये रेखा खींची हुई है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये बात हम कर ही चुके हैं। जैसे यहां पर अपने डी रखें, डी रखने के बाद में ऐसे इसके ऊपर एक लंब डाले, तो ये कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। यानी कि यहां पर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से यहां पर कितने हैं? 90 है। यहां पर भी हम इस प्रकार से अगर कोण बनाए तो यहां भी कोण कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया इस प्रकार से 90। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोब, देखो ये अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी पर कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है। सारी की सारी अक्षांश रेखा किस पे बनी हुई है? ग्लोब के ऊपर बनी हुई है। ग्लोब पर इनका क्या किया गया है? बनाया गया है, और उसी आधार पे हमने उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर इनका निर्धारण कर रखा है। क्या काम आएंगे अभी इनको देखते हैं अपने। अब देखो 90 तो रेखा है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और 90 रेखा है या 90 अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, 90 अक्षांश है दक्षिणी अक्षांश के, अपने दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने हैं? 90 तो ये है, 90 ये है, और एक ये 0 डिग्री वाला है। कितने हो गए? 181। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या
कितनी हो गई? कैसे हुई 181? 90 उत्तरी गोलार्ध के, 1 से लेकर के 90 तक, 1 से 90 तक दक्षिणी गोलार्ध के, और एक ये 0 डिग्री वाला। कितने हो गए सारे? 181। अक्षांश है ऐसे अक्षांश, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 10, 15, 20, 50, इस प्रकार से 90 तक। फिर ये 0 डिग्री भी एक अक्षांश है, फिर 1 डिग्री दक्षिणी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से 90 तक। यानी कि ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों की संख्या कितनी हो गई? 181। अगर हमसे पूछे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तब कितनी है संख्या? 179। अब ये कैसे है 179? तो 179 ऐसे है कि जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर जो ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है ना, और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, ये पॉइंट के रूप में, यानी कि एक बिंदु लगा के वैसे है, और ये भी एक बिंदु लगा के इस प्रकार से। लाइन नहीं खींची जा सकती, इतनी जगह नहीं है। तो हमने क्या किया, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? एक अक्षांशों की संख्या थी 180। 180 माइनस 2 कर दिए, 90 डिग्री नॉर्थ व 90 डिग्री साउथ को माइनस कर दिया, तब कितनी संख्या आ गई? 179 आ गई। तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 है। देखो यहां एक लॉजिक और भी है, ये जो रेखाएं हमने बनाई है ना, 181 है या 179 है, ये 1 डिग्री के अंतर पे है। डी में हमने 1 डिग्री का अंतर लेके बनाया ना कौन, तब है। वैसे अक्षांश और देशांतरों की संख्या अनंत है। कितनी है? 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री अक्षांश के अंदर कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। इस 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। इस ये जो 60 सेकंड है, इसमें से एक 60 सेकंड है, उसके अंदर 1 सेकंड है, उसके अंदर 60 मिली सेकंड है, उसके अंदर फिर उससे माइक्रो है, फिर उससे माइक्रो है, इस प्रकार से। तो वैसे तो अपने भूगोल के हिसाब से चले तो अक्षांशों और देशांतरों की संख्या क्या है? अनंत है। लेकिन 1 डिग्री के अंतर पर अपने बनाए तब इनकी संख्या कितनी है? अक्षांश की तो संख्या हो जाती है 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 179 हो जाती है। वही बात है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, और 60 मिनट के अंदर 1 मिनट है, तो उस 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। उस 60 सेकंड का एक अंश उठाओगे तो फिर उसके अंदर 60 आ जाएगा, फिर उस अंश में से एक उठा लो, फिर उसमें 60 आ जाएगा। वो खत्म थोड़ी होगा। अपने वो स्टोव वॉच लेके आते हैं ना, उसमें चलता रहता है, 3-4 सिस्टम साथ चलता रहता है एक साथ, तो बड़ा बड़ा उस प्रकार से ऐसे ही अक्षांश होते हैं। हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है। एक बात मैं यहां लिख देता हूं कि नोट लगा के लिख देते हैं कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं अनंत होती है, लेकिन सामान्यतः इनका निर्धारण 1 डिग्री के अंतर पर किया जाता है। 1 डिग्री के अंतर पर किया जाता है। ये बात हम थोड़ी सी और ध्यान में रख लेंगे, अपने दिमाग में रहनी चाहिए।
ये 79, इसलिए इसकी बात भी हम एक लिख सकते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ व 90 डिग्री साउथ अक्षांश बिंदु के रूप में है। बिंदु के रूप में। अभी जो अपने शुरू की है बात, ये बेसिक भूगोल की बात है। धीरे धीरे हम इन बातों को भारत के भूगोल से जोड़ते हुए भारत का भूगोल अपने शुरू कर लेंगे। इसमें यहां तक जो मैंने बात बताई है, ये सारी बातें समझ में आई है क्या? ऐसा कोई एक भी विद्यार्थी जिनके इनमें से कोई एक भी बात है जो समझ में नहीं आई हो, वापस रिपीट करना है? कोई भी बात रिपीट करनी है क्या? चलें आगे? चलो एक बात और देखो, जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब का मध्यवर्ती भाग है वो ये वाला भाग है। ये जो रेखा है गुजर रही है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ी रेखा है, क्योंकि पृथ्वी यहां से ज्यादा चौड़ी है या यहां से? देखने में कहां से ज्यादा चौड़ी लग रही है? यहां से ज्यादा चौड़ी लग रही है। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी ज्यादा चौड़ी है, इसलिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या जो 0 डिग्री, या ऐसे बोलते विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है, ये सबसे बड़े वर्त का निर्माण करती है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वर्त कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वर्त है। ये वाली लाइन क्यों सबसे बड़ी है? क्योंकि यहां पर पृथ्वी उभरी हुई है और ऊपर से पृथ्वी है वो चपटी होती जाती है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी, या ग्लोब के ऊपर जितने भी अक्षांश रेखाएं, सारी की सारी रेखाएं वर्त बनाती है। कोई भी अक्षांश है, जैसे 90 डिग्री अक्षांश है, वो भी एक बिंदु के रूप में, बिंदु भी एक वर्ताकार ही होता है, ये भी वर्त है। ये सबसे छोटा वर्त है, इसके पास में वो थोड़ा बड़ा है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर आते जाएंगे, भूमध्य रेखा वाली रेखा है वो सबसे बड़े वर्त का क्या करती है? निर्माण करती है। तो हम एक बात और लिखते हैं इसमें कि सभी अक्षांश रेखाएं वर्त बनाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं वर्त बनाती है। सभी अक्षांश रेखाएं वर्त बनाती है। सबसे बड़ा वर्त, सबसे बड़ा वर्त कौन सी रेखा बनाती है? भूमध्य रेखा, या इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और सबसे छोटा वर्त कौन सी रेखा बनाती है? सबसे छोटा वर्त बनाती है 90 डिग्री नॉर्थ व 90 डिग्री साउथ का जो अक्षांश है, ये सबसे छोटे वर्त का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर अपने बात करें, जैसे इस ग्लोब में हम देखते हैं कि इस ग्लोब के अंदर, जैसे ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के बाद में जैसे 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री अक्षांश है ना, इधर भी 1 डिग्री अक्षांश है, दक्षिण के अंदर भी 1 डिग्री अक्षांश है। तो इनके बीच के अंदर भले तो उत्तर के अंदर जाएंगे तो भी दूरी समान होगी। 0 डिग्री और 1 डिग्री की रेखा के बीच में, 0 डिग्री और दक्षिण का 1 डिग्री अक्षांश है, उसके बीच में भी दूरी समान होगी। 90 डिग्री और 90 डिग्री से एक कम 89 डिग्री, उसके बीच में भी जो दूरी होगी
वो समान होगी। कहने का मतलब है कि जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची गई है ना, उन सभी अक्षांश रेखाओं के बीच के अंदर जो दूरी है, सभी के बीच की दूरी एक समान है। ऐसे नहीं है कि यहां दूरी ज्यादा है यहां दूरी कम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। और यह दूरी होती कितनी है, 111 किलोमीटर। तो एक बात हम नोट करेंगे, सभी अक्षांशों के बीच, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। एक बात तो ये नोट करेंगे, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। अब उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री नॉर्थ से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 90 इंटू 111, जितना होगा उतनी दूरी होगी। दक्षिणी ध्रुव के बीच में, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच में, तो 90 इंटू 111 जितनी दूरी होगी वो दूरी हो जाएगी। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। जैसे और बात करें, ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं बना रखी है हमने, अक्षांश रेखाएं इस मैप के अंदर देखो, अक्षांश रेखाएं, कोई भी अक्षांश रेखा, ये दो अक्षांश रेखा है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच का क्षेत्र हिंदी में इसे बोलते हैं कटिबंध, या इसे बोलते हैं जोन, या इसे बोलते हैं बेल्ट। ये तीन नाम मिलते हैं, कटिबंध, जोन या बेल्ट। कोई भी दो अक्षांश रेखा है, ये भी दो हो सकती है, ये दो हो सकती है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कटिबंध या जोन या बेल्ट कहलाता है। तो हम लिखेंगे दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध, जोन या बेल्ट कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध, जोन या बेल्ट कहलाता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है कि वायु पुराण के अंदर एक भारत राजा का नाम मिलता है, उसी के आधार पे हम पढ़ते हैं कि भारत नाम पड़ा है। आर्य लोगों का निवास स्थान होने के कारण आर्यवर्त नाम पड़ा है। कौन से द्वीप पे स्थित है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत जम्बू द्वीप पर स्थित है। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंडस नाम दिया, इसलिए इंडिया नाम पड़ा। फारसी लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नाम दिया, और हिंदू से नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। स्थिति एवं विस्तार की जब हमने बात की तो सबसे पहले हमने अक्षांश की बात की। अक्षांश के अंदर सबसे पहले जो हम अक्षांश पढ़ते हैं वो 0 डिग्री अक्षांश पढ़ते हैं, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर का भाग है। भूगोल में हमेशा नियम है कि बोर्ड का मुंह है किसी भी तरफ हो, हमेशा ऊपर के भाग में क्या होगा, उत्तर होगा। इस भाग में दक्षिण होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर पूर्व होगा। तो यहां पर जो हमने ग्लोब के ऊपर समान दूरी के ऊपर जो समान क्या है, बीचों बीच जो रेखा खींची, उसे हमने क्या नाम दिया, 0 डिग्री रेखा। इससे उत्तर का भाग कौन सा गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध। इससे दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। सबसे बड़ा अक्षांश 90 डिग्री, इधर सबसे बड़ा अक्षांश 90 डिग्री। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश है, दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। जब रेखाओं की बात करते हैं तो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी रेखा को नहीं खींचा जा सकता, इसलिए इसमें से 2 घटा देते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या आती है 179 आती है।
जो भी कोई भी दो अक्षांश रेखा होती है उनके बीच का क्षेत्र कटिबंध या जोन कहलाता है। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी के? ठीक है, अब देखो इसमें हम और बात देखते हैं। जैसे अपनी किताब पढ़ते हैं ना, तो उन किताबों में जैसे नाम आ जाता है कि कर्कवर्त है, विषुवत वर्त है, अंटार्कटिक वर्त है, आर्कटिक वर्त है, कुछ ऐसे नाम मिलते हैं। वो नाम इन अक्षांश रेखाओं के नाम होते हैं। कौन सी रेखा का क्या नाम मिलता है देख लेते हैं थोड़ा सा। एक ग्लोब बना लेते हैं, हम वर्त बना लेते हैं और उस वर्त के अंदर हम इन नामों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं भूमि के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं विषुवत रेखीय वर्त। कौन सा वर्त बोलते हैं? विषुवत रेखीय वर्त बोलते हैं। ऐसे ही हम एक रेखा पढ़ते हैं कर्क रेखा और एक रेखा पढ़ते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा का अक्षांश होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये तो है कर्क वर्त और ये है मकर रेखीय वर्त, या मकर रेखा बोल सकते हैं, कर्क रेखा बोल सकते हैं, पूरी वर्ताकार है इसलिए इन्हें कर्क रेखीय वर्त और मकर रेखीय वर्त के नाम से भी जानते हैं। और कर्क और मकर रेखा का एक एक नाम और मिलता है, इन्हें बोलते हैं अयन वर्त। एक नाम इनका क्या मिल जाता है? अयन वर्त भी बोल देते हैं इन दोनों रेखाओं को। 23.5 डिग्री पे जो भी रेखा है उसे अयन वर्त भी कहा जाता है, भले वो उत्तर के अंदर हो भले वो दक्षिण के अंदर हो। ऐसे ही एक 66.5 डिग्री पे एक रेखा आती है, साढ़े 66 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग यहां पर इस प्रकार से। तो ये जो 66.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा है इसे तो बोलते हैं अपने आर्कटिक वर्त। ये तो कौन सा वर्त है? आर्कटिक वर्त है। और ये 66.5 डिग्री वाली जो रेखा है इसे बोलते हैं अंटार्कटिका वर्त। अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक वर्त का नाम पड़ा है, यहां पे एक महासागर है अंटार्कटिक महासागर और एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके नाम पे वर्त पड़ा है अंटार्कटिक वर्त। और आर्कटिक नाम पड़ा है रूस के ऊपर वाला जो भाग है, साइबेरिया के ऊपर वाला भाग, वहां पे एक महासागर है आर्कटिक महासागर, उस आर्कटिक महासागर के नाम पे इसका नाम पड़ा है आर्कटिक वर्त। तो ये जो रेखाओं के नाम हैं ये नाम हमें ध्यान में रखने हैं। और ये यहाँ पे हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो अक्षांश रेखा वाली बात समझ में आ गई। अक्षांश रेखा का मुख्य जो काम है, मुख्य काम यही है कि यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री जो रेखा है भूमध्य रेखा, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। और हम कौन से गोलार्ध में रहते हैं? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहां पे है ये भारत। ये भारत है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये अक्षांश रेखा की बात होती है। तो अक्षांश रेखा वाली बात सारों के समझ में आ गई।
कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके समझ में नहीं आई हो, मैं वापस बता दूंगा अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो। चलें आगे। लिखो देशांतर रेखा। देशांतर रेखा बना लो। हाँ ये बना लो इसे। देशांतर रेखा के बारे में अपने कल पढ़ेंगे फिर। ओके सर। तो कल जब क्लास में आओ तो एक तो अपने पास मैप होनी चाहिए। यस सर। और एक हो सके तो आप वो ऑक्सफोर्ड की एटलस भी ले लेना, ताकि आगे के जो टॉपिक है वो सारे अपने बढ़िया तरीके से समझ में आए। कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लो।